हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि रसायन विज्ञान का है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था। उसी के आगे आज हम बात करेंगे कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं जिनको हम ऊष्मा के आधार पर बांटेंगे। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी होती है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ऊष्माक्षेपी को समझेंगे, उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझेंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक अभिकारक ए लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा अभिकारक हमने बी लिया हुआ है। इन दोनों की अभिक्रिया कराई और मान लेते हैं यहाँ पे उत्पाद के रूप में सी बना है और क्या बना है, डी बना है। जो उत्पाद बने हैं सी और डी, इनके साथ में थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो इसी अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी जिस अभिक्रिया में अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में क्या निकाल देते हैं, ऊष्मा भी निकाल दें। यानी उत्पाद के साथ अगर ऊष्मा भी निकलती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारकों के योग से जो उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद के साथ में अगर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसको एक दो एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं। तो जो प्राकृतिक गैस होती है मेनली उसे मेथेन कहते हैं, जो कि मेथेन का फॉर्मूला को बताते हैं CH4 होता है। एक प्राकृतिक गैस है, इसका दहन करेंगे। दहन का मतलब इसे जलाना है, और जलाने के लिए आप सभी को पता है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये मेथेन हमारी गैस है और जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि O2 भी हमारी गैस है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। मेथेन गैस का जलाने का अर्थ यही होता है कि हम इसे वायु से क्रिया करा दें। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 का निर्माण करेगा। क्या करेगा? CO2 का निर्माण करेगा। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ पे दो चीज़ें हमारी बनेंगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 हैं, तो उससे परेशान मत हुई, हम ऑक्सीजन की संख्या हम जब जरूरत पड़ेगी तो उसी हिसाब से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जल के निर्माण के लिए हमें यहाँ पे H2O हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए H की संख्या कितनी है, 4 है। अब इसे हम संतुलित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण हमने अच्छे से पढ़ा था। सबसे अधिक परमाणु हमारा हाइड्रोजन है, इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और यहाँ भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितनी है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 हो गई, तो 2 2 4 हो गई इधर, तो इधर भी 4 होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये भी 2 2 4 हो जाएंगे। फिर कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो ये अब क्रिया हमारी बैलेंस हो जाएगी। यानी मेथेन की क्रिया हमने ऑक्सीजन गैस से कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला और यहाँ पे जल मिला। और इन दोनों के साथ में थोड़ी सी मात्रा काहे के रूप में मिलती है, हमें ऊष्मा के रूप में भी मिलती है। किसके रूप में मिलेगी? ऊष्मा के रूप में। तो यानी जब अभिकारकों की आपस में रिएक्शन कराई जाए और उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा निकले तो समझ जाइए वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जो कि श्वसन के लिए होता है, जो कि हमारा जो श्वसन है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आप सभी को बता दें कि हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है। जो आप लोग को पता है कि हम लोग जो भी भोजन खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है जब वो जल के साथ रिएक्शन करता है। तो हम मान लेते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का है।
जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम भोजन खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उससे मिला है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ये यानी ग्लूकोज, जो कि हमारा ग्लूकोज है, जब श्वास के द्वारा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के दौरान क्या होगा, तो यहाँ पे जितनी कार्बन है उतने CO2 बना दीजिए। ऑक्सीजन हम बढ़ा लेंगे बाद में, उसकी परेशानी मत लीजिए। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के साथ यहाँ पे हम 6 CO2 बना देंगे, यानी हमारे कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, और जितने हाइड्रोजन है उसी के हिसाब से जल बना दीजिए। तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन के हिसाब से हमारे पास जल के 6 और बनेंगे जाके। यहाँ देखिए 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 6 12, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ 6 कम 6 यानी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 18 ऑक्सीजन इधर है। इधर देखिए यहाँ पर 6 हैं, तो कितने होने चाहिए, यहाँ पे 18 होने चाहिए। अब इससे हमें 6 मिले हैं, तो इससे हमें कितने चाहिए होंगे, 12। तो क्या करेंगे, इसमें हम 6 से गुणा करा देंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। और इसमें थोड़ी सी मात्रा के साथ में क्या रहेगी, उष्मा रहेगी। ये हमारे दैनिक जीवन में होती है। आप सभी को पता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है, उष्मा यानी ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा किस प्रकार मिलती है, जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जल के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज जब हम श्वास लेते हैं यानी सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ घुलकर थोड़ी सी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बनाएगा, जो कि आप सभी को होता है मनुष्य ऑक्सीजन गैस सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बनती है, जो कि हम वापस इसे छोड़ते हैं। फिर थोड़ी सी मात्रा जल की बनती है, उस जल के साथ हमें क्या मिलता है, थोड़ी सी उष्मा मिलती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर आपको एनर्जी चाहिए, उष्मा चाहिए, तो आप ग्लूकोज का सेवन करें। तो ग्लूकोज का सेवन इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, उष्मा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके उष्मा बनाता है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया है, उष्मा क्षेपीय क्रिया, जो कि श्वसन में हमारे यूज होती है, जो कि दैनिक जीवन का एक अंग है सभी का। तो ये हमारी उष्मा क्षेपीय क्रिया हो जाएगी। आइए इनको नोट्स में भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। हमने आपको समझाया था कि अभी उत्पाद के साथ उष्मा निकलेगी। एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाएगा और थोड़ी उष्मा बनाएगा। फिर हमने श्वसन का एग्जाम्पल दिया था जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, ये भी उष्मा निकालेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझने के बाद हम क्या करते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, फिर यहाँ पे आके नोट्स में भी एक बार पढ़ के इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझ लेते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया को एग्जाम्पल के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए उष्मा शोषी को अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अभिकारक इतने मजबूत होते हैं, यानी उनके बीच जो अणु परमाणु होते हैं वो इतनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि उनको तोड़कर अब उत्पाद बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास एक अभिकारक है जिसमें जो परमाणु हैं वो काफ़ी मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दूसरा ये हमारे पास अभिकारक है, इसमें भी जो परमाणु है काफ़ी मजबूती से बंधे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है, आपस में मिला के उत्पाद बनाना है। ठीक है, जब ये टूटेंगे तभी जाके क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इतने मजबूत बंध से बंधे हुए हैं कि इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम इन दोनों को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी क्या देंगे, हम इन्हें उष्मा देंगे। जब थोड़ी सी जाके इनको उष्मा मिलेगी तब ये जाके आपस में टूटेंगे, अपने बंधों को तोड़ेंगे। फिर तोड़ने के बाद ये क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो यही हमारी उष्मा शोषी होती है कि जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए, यानी जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब ये उष्मा हम किससे कैसे दे सकते हैं, प्रकाश के द्वारा भी दे सकते हैं या विद्युत के द्वारा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ लेते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, उष्मा शोषी की अभिक्रिया को कोक की अगर हम भाप से क्रिया करें। ठीक है, ये जो हमारा कोक मतलब कोक का मतलब कोयला होता है जो कि सॉलिड होता है, काफ़ी मजबूत बंधों से बंधा होता है, और भाप का मतलब H2। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में रिएक्शंस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच के जो बंध होते हैं वो टूटते नहीं हैं। तो इन बंधों को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी सी क्या देंगे, थोड़ी सी उष्मा दे देंगे। क्या दे देंगे, थोड़ी सी अगर हम उष्मा दे देंगे तब जाके इन दोनों के बीच के बंध टूटेंगे। इस प्रकार जब बंध टूटेंगे तो ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ
कार्बन जो है हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, और बाकी जो बचा हमारा H2 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो याद रखना है कि जब हमारे जो अभिकारक होंगे उनके बंध मजबूत होंगे, आपस में जब बंध नहीं टूटेंगे तो एक जगह से दूसरा परमाणु आके दूसरे से जुड़ेगा नहीं। ऐसे में क्या करेंगे, हम ऊष्मा थोड़ी सी खर्च करेंगे यानी ऊष्मा इन्हें देंगे, तब जाके क्या होगा, इन दोनों के बीच बंध टूटेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो अभिक्रियाएँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं। नाइट्रोजन गैस की अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम सही से आपको समझाएं तो नाइट्रोजन इस प्रकार से आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं और ऑक्सीजन भी अपना इस प्रकार से अपने बॉन्ड बनाए होते हैं। ये आपको आगे की क्लासों में समझेंगे। फिलहाल मान के चलना, नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में। अब इन दोनों के बीच के अगर जब तक बंध नहीं टूटेंगे तब तक, इन दोनों के बंध नहीं टूटेंगे तब तक ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करेगा। तो इन बंधों को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, इनके बीच के ये बंध टूटेंगे। बंध टूटेंगे तब एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, NO बनाएगा यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। कब बनाएगा, जब नाइट्रोजन के बीच बंध टूटेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। और अगला नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगी वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पे ऊष्मा लिख दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 NO का निर्माण कर लेता है। तो ठीक है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो इसको एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा बचा खुचा कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ पे लिखा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या होगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वो ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। पहली एक रिएक्शन क्या थी, कोक की भाप से क्रिया, यानी कोक मतलब कोयले की भाप यानी H2O से क्रिया कराएंगे तो उसे ऊष्मा देना पड़ेगा। जब ऊष्मा देंगे तब कार्बन से एक ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस अलग होगी। दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में अगर रिएक्शन कराना है तो उसे ऊष्मा देना पड़ेगा, तब जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको अच्छे से ऑलरेडी इसको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को अच्छे से कवर किया है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आगे आप लोगों को ऐसी क्लासें प्रॉपर मिलती रहें।